लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम से थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर भी रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें गोड्डा से दीपक पांडे सिंह, चतरा से कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। गोड्डा सीट पर दीपिका पांडे सिंह का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे से होगा। वहीं चतरा में कृष्णानंद त्रिपाठी के सामने भाजपा के कालीचरण सिंह की चुनौती है। धनबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की अनुपमा सिंह को भाजपा के ढूलू महतो से मुकाबला करना होगा। जारी हुआ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। अनिमेश प्रधान दूसरे, दोनोरू अनन्या रेड्डी तीसरे, पीके सिद्धार्थ राजकुमार चौथे और रूहानी 5वें पायदान पर रहे। मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सख्ती से दबाव डालने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक विनाशकारी दिशा में बढ़ता जा रहा है। ईरान को डर है कि इजराइल किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है, लिहाजा ईरानी अधिकारी बार बार धमकी जारी कर रहे हैं। अब एक शीर्ष ईरानी अधिकारी ने इजराइल के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया। लेटेस्ट बयान में कहा गया कि तेहरान तेल अवीव के खिलाफ सामरिक हथियारों का उपयोग कर सकता है जिन्हें इजराइल के खिलाफ मिनी परमाणु माना जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट ने ईरानी धमकी को चिंताजनक करार दिया है, क्योंकि अगर ईरान ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल करता है तो वो हथियार इजराइल में तबाही ला सकता है और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई दुनिया के नक्शे से ईरान का नामो निशान मिटा सकता है। कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो लाखों लाख लोग मारे जाएंगे। एलन मस्क जब से एक्स के मालिक बने हैं तब से उनका पूरा ध्यान एक्स से पैसे कमाने पर है। पहले एलन मस्क ने एक्स की पेड सर्विसेज लॉन्च की और ब्लू टिक को शुल्क आधारित कर दिया। ब्लू टिक पहले फ्री में मिलता था और इसके लिए कुछ शर्तें थी। मालिक बनने के बाद एलन मस्क ने शर्तों में बदलाव किया और ब्लू टिक को पेड किया। अब एलन मस्क ने नए यूजर्स के लिए एक बड़ी प्लानिंग की है। एलन मस्क ने कहा कि एक्स पर आने वाले नए यूजर्स को पोस्ट करने के लिए पैसे देने होंगे और यह एक मामूली राशि होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसकी फीस क्या होगी। सांसद हेमा मालिनी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सुरजेवाला अगले 48 घंटे तक किसी प्रकार की चुनावी गतिविधि का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और चुनाव प्रचार से भी दूर रहेंगे। आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे तक रणदीप सुरजेवाला न चुनाव प्रचार कर पाएंगे, न ही मीडिया से संवाद कर पाएंगे। ईरान इजराइल तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अपने नए ऑल टाइम हाई पर है। भारतीय सर्राफा मार्केट में बहुत जल्द 1 लाख रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सोने चांदी के आसमान छूते भाव ने बाजार की रौनक छीन ली है। सोना शुक्रवार को 73,174 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। चांदी भी 83,819 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में दुनिया भर में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके कारण सोने की कीमत में जल्द कमी आने के संकेत नहीं है। इजराइल ईरान के बीच तनाव से होने वाली सोने की कीमतों में और तेजी आ सकती है। यूपी के लोगों को तो हम दे रहे नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ से भिड़े तेजस्वी यादव। बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को चुनाव प्रचार से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में आज जैसे हालत है वे किसी से छुपे नहीं हैं। यूपी के लोगों को हमने नौकरी दी है। आपके प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? किस बात के मुख्यमंत्री हैं आप? उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पेपर लीक हो रहा है। वहीं राजीव प्रताप रूडी के आरोपों पर तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने माता पिता की सेवा की है, अपनी किडनी देकर पिता को जीवन दान दिया है। उन्होंने जिस तरह से अपने माता पिता को संभाला है उसी तरह सारण को संभालेंगी। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान, एमएसपी बढ़ोतरी का वादा, 3 करोड़ महिलाओं को लखपत दीदी बनाएगी भाजपा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया था। भाजपा ने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे और घोषणाएं की हैं। साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों के लिए कई घोषणाओं को किसानों का सम्मान, मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। भाजपा ने किसानों से एमएसपी में बढ़ोतरी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपत दीदी बनाने समेत कई अन्य वादे किए हैं।
दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल एसीआई ने जारी की लिस्ट। बता दें कि दिल्ली हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की सूची में 2023 के लिए 10वें नंबर पर रखा गया है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस लिस्ट में टॉप पर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व्यस्त रहने के मामले में 10वें स्थान पर है, जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सोमवार को सूची जारी करते हुए एसीआई ने यह भी कहा 2023 के लिए वैश्विक स्तर पर कुल हवाई यात्रियों का पूर्वानुमान 8.5 बिलियन यानी 850 करोड़ के करीब है, जो पूर्व महामारी के स्तर से 93.8% अधिक, जबकि 2022 की तुलना में 27.2% अधिक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की। साथ ही ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज पर सवार 17 भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग की है। फोन पर बातचीत के दौरान जयशंकर ने इजराइल ईरान युद्ध के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर तनाव से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। बता दें कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज MSC एराइस को कब्जे में लिया था। यह जहाज संयुक्त राज्य अमीरात के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था। इस घटना के बाद से ही भारत मालवाहक जहाज पर सवार भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ईरान के संपर्क में है। आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, पीएम मोदी के बयान पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, मदद की आस लगाए पाकिस्तान को झटका। बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नो टॉलरेंस पॉलिसी से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला उठा है। दरअसल भारत अब न सिर्फ अपने देश में आतंकियों का सफाया कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकियों का भी सफाया करने में जुटा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं पिछले कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि इन आतंकियों की हत्या किसने की, इस बात की जानकारी पाकिस्तान सरकार के पास नहीं है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंट पाकिस्तानी धरती पर आकर आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वालों में दूसरे नंबर पर थी कंपनी। बता दें कि सीबीआई ने हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कथित तौर से रिश्वत देने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि कंपनी ने 966 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और इन बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार है। अधिकारियों ने कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेगा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपए के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपए की कथित रिश्वत दी। चुनाव आयोग के 21 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार मेगा इंजीनियरिंग चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार थी और उसने भाजपा को लगभग 586 करोड़ रुपए की सबसे अधिक राशि का दान किया था। संविधान बदलने की बात कर गुमराह कर रहा विपक्ष, उसने तो खुद 80 बार किया बदलाव, बोले नितिन गडकरी। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वैसे तो राजनीति से अधिक देश के बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करना पसंद करते हैं, मगर सियासी सवालों के भी तीखे जवाब देते हैं। भाजपा पर संविधान बदलने के आरोपों पर कहते हैं कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने तो खुद 80 बार बदलाव कर संविधान तोड़ने का पाप किया है। विपक्ष अल्पसंख्यकों, दलितों और गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार कर रहा है, पर वे इसमें सफल नहीं होंगे। केशवानंद भारती बनाम केस के सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने फैसला दिया है कि संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। संविधान बदलने की बात वह कांग्रेस कर रही है, जिसने 80 बार बदलाव कर संविधान को तोड़ने का पाप किया है। धनंजय सिंह के बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या, चाकुओं से भी गोदा। सुबह ही मायावती ने पत्नी श्रीकला को दिया था टिकट। बता दें कि जौनपुर में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के बॉडीगार्ड की हत्या कर दी है। गोली मारने के बाद उसे चाकुओं से भी गोदा गया है। वारदात की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर और जिला अस्पताल पहुंचे। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला भी जिला अस्पताल पहुंची है। श्रीकला को मंगलवार की सुबह ही मायावती ने जौनपुर से बसपा का प्रत्याशी घोषित किया था। धनंजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। उन्हें पिछले दिनों रंगदारी और अपहरण के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। कर रहा है, उसने तो खुद 80 बार बदलाव कर संविधान तोड़ने का पाप किया है। विपक्ष अल्पसंख्यकों, दलितों और गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार कर रहा है, पर वे इसमें सफल नहीं होंगे। केशवानंद भारती बनाम केस के सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने फैसला दिया है कि संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। संविधान बदलने की बात वह कांग्रेस कर रही है, जिसने 80 बार बदलाव कर संविधान को तोड़ने का पाप किया है। धनंजय सिंह के बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या, चाकुओं से भी गोदा। सुबह ही मायावती ने पत्नी श्रीकला को दिया था टिकट। बता दें कि जौनपुर में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के बॉडीगार्ड की हत्या कर दी है। गोली मारने के बाद उसे चाकुओं से भी गोदा गया है। वारदात की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर और जिला अस्पताल पहुंचे। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला भी जिला अस्पताल पहुंची है। श्रीकला को मंगलवार की सुबह ही मायावती ने जौनपुर से बसपा का प्रत्याशी घोषित किया था। धनंजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। उन्हें पिछले दिनों रंगदारी और अपहरण के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी।